हे माय लवलीज पार्ट, आज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हम स्टोरी लाइन को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जो कोई भी मेरे चैनल पे न्यू आ रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को मेरे स्टोरी लाइन उसके प्लॉट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके अप्रिशिएट करना भी मत भूलिएगा। जैसा भी लगे आप लोग को मुझे जरूर बताइएगा। देन चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस फैन फिक्शन को, जहां हमने लास्ट पार्ट में छोड़ा था कि विंग जो कि वांगजी को अच्छे से कंबल में टक करते हुए खुद को फ्रेश करने के बाद किचन में आ चुका था। किचन में आने के बाद वो खाना बना रहा होता है, जहाँ पे उसे लोनलीनेस चाहिए था, अकेलापन चाहिए था, और उसे खुद के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था। जहाँ पे विंग अपने फ्यूचर से रिलेटेबल कुछ चीजों को सोच रहा होता है, और वो खुद से कहता है कि क्या मेरे प्यार का अंजाम क्या होगा इन फ्यूचर, क्योंकि उसे भी पता है कि शायद ही ये सक्सेस हो। ये सारी बातों को सोचते हुए विंग सारा खाना बना करके हॉट पॉट में डाल करके एक साइड करके किचन जब साफ कर लेता है, तो पूरे आइसलैंड को क्लीन करते हुए वो कुछ कुकीज बनाने के लिए सारा सामान को निकाल करके और उसे वो बनाना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे करके सब ट्रे में कुकी डाल देने के बाद वो वापस से उसे बेक होने के लिए उसमें डाल करके जैसे ही हैंड धोने के लिए वो ऐसे जो बेसिन बना होता है वहां जाता है, अचानक से उसे एहसास होता है कि किसी ने उसे बैक से हक करा हुआ है, उसे अपने अम्ब्रेस में लिया हुआ है। विंग जिसको समझते देर न लगी थी, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि लैन वांगजी था। वांगजी विंग के सैंड ग्लैंड को स्मेल कर रहा होता है, और उसके ऊपर जो सैंड ब्लॉकर लगा हुआ था उसको वो निकाल करके उसके पॉकेट में धीरे से डाल करके उसे किस कर देता है। विंग जिसकी पूरी बॉडी सिहर गई थी और वो आइसलैंड को पकड़े हुए था, उसके हाथ दोनों अभी भी पानी से गीले और भींगे हुए थे। एंड देन वो कहता है, मिस्टर लैन, ये क्या कर रहे हैं। वांगजी कहता है, मेरे अंदर गर्मी का एहसास हो रहा है, क्या तुम्हें फील हो रहा है। इतना बोलते हुए जो हमारा वांगजी था ना, वो विंग को अपनी तरफ मोड़ता है, जिसके बाद विंग उसे देखता है, क्योंकि वांगजी का बॉडी ना गर्म हो रहा था, जिसे देखने के साथ ही विंग कहता है, क्या आपकी रट आई है। वांगजी कहता है, आई डोंट नो, पर मुझे तुम्हारी स्मेल काफी पसंद आ रही है, मेरी मदद करो विंग। विंग कहता है, ओके, मैं मदद कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ऊपर चलिए। इतना बोल विंग वांगजी को लेकर के ऊपर आता है, और आने के साथ ही उसे बेड पे लेटाता है, जहाँ पे वांगजी बैठते बैठते भी विंग की कमर को हक करे हुए था, उसके कपड़े को स्निफ कर रहा था बहुत गंदे तरीके से, क्योंकि विंग का जो ओमेगा फेरोमोन्स था ना, उस फेरोमोन से वांगजी को रिलीफ मिल रहा था, और वो बार बार उसके कपड़े को टच कर रहा था, स्निफ कर रहा था। विंग भी समझ पा रहा था कि वांगजी सर का ना रट ट्रिगर हो चुका है, दैट्स वाई वो उसे आराम से उसे बिठाता और कहता है, सर, इससे पहले कि ये रट हावी हो जाए आपको थोड़ा सा सूप लेना चाहिए। तो वांगजी कहता है, नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारी स्मेल चाहिए, प्लीज मेरे पास आओ। इतना बोल विंग को अपने ऊपर खींचता है, जहाँ पे आधा बॉडी विंग का, एक तो पैर नीचे था और एक पैर बेड पे था, और पूरा उसका ऊपर का बॉडी वांगजी के ऊपर गिरा हुआ था, जहाँ से विंग उसे उसके नेक को स्निफ कर रहा होता है और उसके स्मेल को इनहेल कर रहा होता है, जिसके बाद विंग कहता है, ये ऐसे नहीं मानेंगे। फिर वो अपने हाथों को बॉन्ड को खोलता है वांगजी के हाथ के ऊपर रखते हुए, जिससे कि दोनों के बीच फिर से कनेक्शन बनता है, और विंग धीरे धीरे करके एक सूदिंग रिलैक्सिंग फेरोमोन्स को रिलीज करना स्टार्ट करता है, जिस फेरोमोन्स की वजह से वांगजी 5 मिनट के भीतर शांत हो गया था, और वो विंग को हक करे हुए था आंखें बंद करके। विंग कहता है, मैं बस अभी 2 मिनट में आया। वांगजी कहता है, जल्दी आना। विंग कहता है, हाँ, ये फेरोमोन आपको रिलीफ करने वाले हैं। इतना बोल वांगजी के कमरे को लॉक कर देता है वो, और क्रिस को कॉल करने के लिए वो रिसीवर पे आ जाता है, जहाँ से वो डायलिंग में से उसका नंबर निकाल के उसे कॉल करता है। क्रिस कॉल पिक करते हुए कहता है, जी। विंग कहता है, लैंसा को रट आई है, आप डॉक्टर को लेके आएंगे क्या। क्रिस जिसकी आंखें एकदम चढ़ गई थी, और कहता, सेट, मैंने वो फेरोमोन टैबलेट क्यों नहीं दिया। ओह गॉड। और इतना बोलते हुए कहता, हाँ, हम अभी आ रहे हैं। जो क्रिस था ना, वो 20 मिनट में अपने साथ डॉक्टर की एक पूरी टीम लेके आ गया हुआ था, और कहता है, सर कहाँ है। विंग कहता है, मैंने उन्हें ऊपर कमरे में बंद कर दिया है। क्रिस कहता है, सेट, फिर तो सर की हालत बहुत बुरी होगी। इतना बोलते हुए डॉक्टर को लेकर आदर कहता है, आप लोग बाहर रहिए, मैं अभी आया। इतना बोलकर रूम खोल के अंदर जाता है, जहाँ पे मिक्स फेरोमोन्स थे विंग और वांगजी दोनों के, क्योंकि विंग ने अपने फेरोमोन्स रिलीज कर दिया हुआ था। वांगजी जो कि बेड पे ना अपने कपड़े को, शर्ट पैंट पहना हुआ था, अच्छा बच्चा था वो, पैंट पहना हुआ था पर शर्ट को खोल दिया हुआ था, और शर्ट के खोलने के साथ बॉडी के ऊपर ना हाथ चला रहा हुआ था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा ऐसे
बोल सकते हैं कि सेडक्टिव फेरोमोन्स को रिलीज कर रहा था। तो क्रिस आते हुए उसे बटन लगा रहा होता है, तो वांग जी ना उसको पकड़ लेता है, ऐसे भरता है ना आहें में, तो वैसे भर लिया हुआ था। क्रिस कहता सर मैं हूँ, आंखें खोल के देखिए सर मैं हूँ। तो जब वांग जी उसे देखता है कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो क्रिस, उसको धक्का देता है। क्रिस कहता है हद है सर। हाँ। और उसके पास आते हुए कहता सर मुझे देखिए, मैं डॉक्टर को लेके आया हूँ। तो वांग जी कहता नहीं कहाँ है, उसे लेके आओ। क्रिस कहता है हाँ बस 2 मिनट सर, 2 मिनट, पहले बटन लगाइए। और जल्दी जल्दी करके बटन लगाता है जहाँ पे हमारा जो वांग जी था उसे स्निप करने की कोशिश कर रहा था। पर क्रिस था, अल्फा फेरोमोन्स आ रहे थे, कैसे वो ये करता। जब वो बाहर आता है तो डॉक्टर पूरा जल्दी जल्दी मास्क कवर करते हुए कहता है क्या वो इतनी ज्यादा रट में है। क्रिस कहता आप जाइए अंदर। उसके बाद सारे डॉक्टर जब अंदर आते हैं तो वांग जी उन सबको देखते हुए ना लैंप उठा के दे मारता है, जिसकी वजह से डॉक्टर तो बचते बचते बच जाता। कहता मिस्टर लैंप ये क्या कर रहे हैं। वांग जी कहता है उसे भेजो, मैंने कहा उसे भेजो। फिर जो डॉक्टर था वो तीनों को बोलता है पकड़ो इनको, और उसका हाथ पैर एकदम पकड़ के चीर चाड़ के और उसको सुई लगा देता है जिससे कि वो सो जाए। क्रिस भी आ गया हुआ था अंदर। सुई लगने के बाद कहता है मैंने इन्हें 6 घंटे के लिए सुला दिया है, और उसके बाद उठने के साथ ही ये इन्हें दे दीजिएगा वरना प्रॉब्लम हो जाएगी, पर आप जानते हैं ना। तो वो कह देता है ठीक है, और इतना बोल करके वो डॉक्टर को वहां से रिलीज कर देता है। विंग जो कि बाहर खड़ा था सारे लोगों के चले जाने के बाद, क्रिस उसके पास आते हुए कहता है कैसे भी करके उनके कमरे में पानी के बोतल में ये डाल देता हूँ, आप मुझे दे दो एक बोतल, मैं रख देता हूँ। सर जब उठेंगे तो वो जाहिर सी बात है कि पानी तो ढूंढेंगे ना, तो वो पी लेंगे तो वो रिलैक्स्ड हो जाएंगे। विंग हाँ में सर हिला देता है, एंड कहता है ठीक है। फिर विंग फ्रिज में से एक पानी का बोतल निकाल देता है, और उस पानी के बोतल में वो दवाई मिलाकर वो क्रिस को कहता है कि लेके जाइए। जो हमारा क्रिस था ना वो धीरे धीरे करके जाता है वांग जी के कमरे में, और वो पानी का बोतल उसके साइड रख कर चला आता है। विंग जो कि ये सब कुछ हो गया हुआ था, पूरे घर में सर्वेंट्स के अलावा कोई भी नहीं था। विंग वो ना किचन में जो खाना वगैरह बना हुआ था, अब तो वांग जी सो चुका था तो कौन ही खाता। और बिस्किट बैक हो रहा था तो वो बैक वाला बिस्किट निकाल करके डब्बे में पैक कर रहा होता है। सारा खाना को पहले तो वो बिस्किट पैक कर रहा होता है, फिर सारा खाना को जब फ्रिज में रख करके पानी के बोतल सबको जब डाल रहा होता है, अचानक से उसे अपने पीछे किसी का होने का एहसास होता है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसके ऊपर अचानक से हमला होता है। वो पहले कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो किसी के गिरफ्त में था, जो वो इंसान उसे ईगरली बहुत ज्यादा पेशेंस के साथ में किस करना स्टार्ट कर चुका था, उसे बाइट करना स्टार्ट कर चुका था। उसे जब मारने की कोशिश कर रहा था, हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो इंसान उसके ऊपर टूट चुका था। ना ही विंग के मुंह से आवाज निकल रही थी, ना ही कुछ और। वो छटपटाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर वो शख्स उसे किस करते करते अपने कमरे में लेके आ चुका था, पेट पे पटक चुका था। अपने शर्ट को सीधा फाड़ते हुए उसके ऊपर आ जाता है, उसको टांगों को खींचते हुए उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहता, पर मुझे तुम्हारे फेरोमोन्स की जरूरत है, मेरी मदद करो वीन। वीन जो कि सदमे में ही चला गया था, क्योंकि उसने बिल्कुल नहीं सोचा था कि वांग जी अचानक से उसके ऊपर हमला करेगा। पर जो कि क्रिस के मतानुसार कि वांग जी 6 घंटे के बाद उठेगा, पर अभी मुश्किल से आधा घंटा हुआ था और वांग जी उसके पास आकर के उसके ऊपर टूट गया था। वे कहता है आप ये नहीं कर सकते, आपके ऊपर दवाई का असर क्यों नहीं हो रहा है। वांग जी जो कि अपने बहुत ज्यादा फेरोमोन्स को रिलीज करते हुए उसके पास आ रहा था, जहाँ पे विंग को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगा था। वो ऐसे घुटते घुटते कहता है आप मुझे मारना चाहते हैं क्या, मुझे जाने दीजिए। वांग जी उसके ऊपर आ जाता है, उसके लिप्स को कैप्चर करते हुए अपने हाथ को उसके अंदर डाल देता है। जो कि विंग उसके हाथ को पकड़े हुए था, पर वांग जी उसके हाथों को पकड़ के ऊपर पेन करता है, फिर अंदर डालने के साथ ही उसे टच करना स्टार्ट कर देता है। जैसे जैसे वो टच कर रहा था, विंग ऊपर से लेकर नीचे तक छटपटा रहा था, और वांग जी का बदन इतना ज्यादा तप रहा था जैसे कि 200 डिग्री का कुछ अपने ऊपर उसने लपेट लिया हो। विंग उस गर्माहट को फील कर रहा था जैसे मानो जल रहा हो। छटपटाते हुए विंग कहता है धीरे से मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। भांग जी जो कि अपने होश में बिल्कुल भी नहीं था, वो नीचे पड़े हुए टाई को वो सीधे उसके हाथों में बांध देता है और उसके पैंट्स को सीधे खींच खांच के निकाल देता है। फिर वो अपने आप को फुल नेकेड करते हुए उसके ऊपर आता है। भांग जी विंग को बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं करता है उसके साथ कुछ भी करने के लिए। वो डायरेक्ट अपने आप को उसके इनसाइड इन करता है,
और सिर्फ वो इनसाइड इन करता है, ना ही उसके ऊपर डोमिनेंट होता है, ना ही उसे कुछ नहीं करता है। और जब जैसे उसके वो ऊपर था, उसे अपने एम्ब्रेस में लेते हुए उसके हाथों को पकड़े हुए उसके सैंड ग्लैंड को बस स्निप कर रहा था। वे उसे कहता है ये क्या कर रहे हैं, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते। जी कहता है आई नो कि मैं नहीं कर सकता, मैं खुद को बस शांत करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्लीज शांत हो जाओ। अगर मैं नहीं रुका तो फिर मैं नहीं रुक पाऊंगा, मुझे थोड़ी देर रिलैक्स चाहिए, प्लीज रुक जाओ तुम। और इतना बोल कर उसके सैंड ग्लैंड को स्निप कर रहा होता है वेंग, जो कि उसे खुद फील हो रहा था भरा भरा जैसा। वांगजी जो कि शांत हो रहा था, पर वेंग के अंदर उस शांति का असर दिख रहा था। विंग की बॉडी रिएक्ट होना स्टार्ट हो चुकी थी, क्योंकि वांगजी के हाथ विंग के बॉडी पे अच्छे से चल रहे थे, पर वांगजी शांत हो रहा था। विंग जिसके मुंह से लाउड सा साउंड्स निकलना स्टार्ट हो चुका था, और वांगजी और भी ज्यादा हार्ड 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 हो रहा था। उसके बाद कहता है आई एम सो सॉरी। फिर उसके बाद वो कंटिन्यूअसली उसके ऊपर राइड ऑन करना स्टार्ट कर चुका था, कंटिन्यूअसली उसे हिट कर रहा था, कंटिन्यूअसली उसके साथ वो सब कुछ करते जा रहा था। विंग जो कि अधमरा हो चुका था, वांगजी ने उसके साथ हर स्टेप्स पोजीशन चेंज करके वो सब कुछ कर डाला जो उसे शायद नहीं करना चाहिए था। विंग के ऊपर वो अभी भी राइड कर रहा था, विंग की आंखें बंद हो चुकी थी, और वांगजी बहुत ज्यादा अग्रेसिव होकर के वो सब कुछ कर रहा था। विंग फराते हुए उसे कहता है आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। यस, पर वांगजी कुछ भी नहीं मानता है और अपने आप को बस इसके ऊपर झोंक देता है एकदम स्ट्रिंग एंड तक, जो कि बहुत देर बाद आई थी शायद से उसे सुकून देने के लिए। तब तक वांगजी का एक रट राउंड खत्म हो चुका था, और वांगजी उसके ऊपर लेटा हुआ था। विंग जिसके हाथ बंधे हुए थे, पूरी बॉडी एकदम शिथिल हो गई थी, नम पड़ गई थी, काम नहीं कर रहे थे, और वांगजी वो शांत हो चुका था। विंग थोड़ी देर में ही उसकी आंखें बंद हो जाती है इतनी ज्यादा थकान होने की वजह से, और उसकी आंखों से आंसू गिर रहा था, और वांगजी उसे पकड़े हुए अपने आप को सुकून दे रहा था। मॉर्निंग के टाइम पे फिर से वांगजी जब उसके ऊपर डोमिनेंट हो रहा था, विंग चिल्लाते हुए कहता है क्या कर रहे हैं, छोड़िए मुझे। पर वांगजी उसके लिप्स को बार बार बाइट करे जा रहा था, और वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दैट्स वाई वो कुछ नहीं कर पाता है, और वापस से वो सिलसिला फिर से जारी हो जाता है, जहाँ पे वांगजी पूरी तरीके से डोमिनेंट अग्रेसिव होता जा रहा था, और विंग बस पिस रहा था। उसके बाद विंग फिर से सो चुका था। दोपहर के 11 बज चुके थे, और वांगजी अभी भी वही सब कुछ कर रहा था, रात को वही सब कुछ कर रहा था। पूरा 2 दिन हो चुका था जहाँ पे वांगजी ने खाना नहीं खाया था, नहीं पानी पिया था, बस बार बार एक ही चीज को वो रिपीटेड वे में करते जा रहा था। ना चाहते हुए भी शाम के टाइम पे सर्वेंट्स को बुलाना पड़ता है ताकि वो कुछ कर सके, पर क्रिस की हिम्मत बिल्कुल नहीं हो रही थी कि वो डोर ओपन करके अंदर आए, क्योंकि उसके जो फेरोमोन्स थे वो पूरे गलियारे में फैले हुए थे, साथ में विंग के भी। क्रिस पानी का बोतल वहां रख के चला जाता है इस उम्मीद में कि शायद दोनों में से कोई एक बाहर आए और वो पानी खत्म कर दे। पर तीसरा दिन भी सेम यही हाल था। विंग जो कि एकदम एकदम मतलब उसकी हालत इतनी ही ज्यादा बद से बदतर हो चुकी थी कि वो समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। उसके हाथ पैर कुछ काम नहीं कर रहे थे, उसका गला सूख रहा था, एकदम रुंध गया था उसका गला। एंड देन वो धीरे से कहता है मुझे छोड़ दीजिए प्लीज। पर वांगजी जो कि उसका रट खत्म नहीं हुआ था, दैट्स वाई वो तीसरे दिन भी सेम वही सारा कुछ विंग के साथ करता है। रात होते होते विंग बेहोश हो चुका था, पर वांगजी को शायद इसकी परवाह नहीं थी, और वो अपने काम में लगा हुआ था। फाइनली जब उसको अच्छा फील होता है, उसकी बॉडी से सारे हीट खत्म हो चुके थे बुखार वाला, वो उसे हक करके सो चुका था। आधी रात के टाइम पे विंग जिसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी, क्योंकि वो 3 दिन से भूखा प्यासा था, वो जैसे तैसे करके, क्योंकि जब हमें सर्वाइवल मोड ऑन होता है तो हमारी बॉडी रिएक्ट करती है और सेल्स भी काम करते हैं। धक्का दे करके वांगजी को वो हटा देता है, और वो उठता है। जो दवाई वांगजी के लिए उस पानी में डाली गई थी, वो दवाई वाला पानी विंग पी लेता है, और पीने के बाद वो अपने कपड़े को समेटता है, और वो लड़खड़ाते हुए नीचे आता है। रात के 2:30 बज रहे थे, और विंग वहां से चुपचाप बाहर आता है। वो हंशु को कॉल करता है। पहला कॉल रिजेक्ट, दूसरा कॉल रिजेक्ट, तीसरा कॉल रिजेक्ट। चौथे कॉल में हांसू कॉल उठाता है, जो कि विंग बाहर निकल चुका था, आधे रोड पे आ चुका था। वो कहता है सर
आके मुझे ले जाइए प्लीज। हांसू इससे पहले कुछ कह पाता, विंग की फोन की बैटरी डेड हो गई थी और हांसू हेलो 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 कर रहा था और वो बस चलते जा रहा था, चलते जा रहा था। रोड पर आते आते अचानक से उसे एक कार से टक्कर लग जाती है और विंग ऑन द स्पॉट वहां पे पड़ा हुआ था। उसके सर से ब्लड जा रहे थे और वो बेहोश था। धीरे धीरे करते हुए वहां पे लोग इकट्ठा हो गए थे और विंग को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, जहाँ पे जब उसकी अ, जो जो उसको एडमिट कराया गया था वो उसे ले जा करके उसका चेकअप वगैरह करवा दिया जाता है। मतलब कि एक एम्बुलेंस को बुलाओ तो ले जाते हैं ना पेशेंट को, तो ऐसे करके जिसने टक्कर मारी थी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करवा देता है और विंग फिलहाल से हॉस्पिटल में था। अब यही दूसरी तरफ हमारा वांगजी, जो कि अपने 3 दिन के पूरे रट प्रक्रम को पूरा कर चुका था, और जब सुबह सुबह 7 बजे के आसपास एज यूजुअली जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपने आप को ना हल्का, रिलैक्स्ड, एकदम कंफर्टेबल फील कर रहा था। पर जैसे ही वो आँख खुलता है वो फटक से उठ के बैठ जाता है, क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर भी बहुत सारे मार्क्स थे। बेड की हालत, रूम की हालत देखने के बाद वो याद करने की कोशिश कर रहा था और जैसे उसे याद आता है चिल्लाते हुए कहता वीन। फटक से वो वॉशरूम में आता है और अपने आप को देखता है, क्योंकि उसकी बॉडी पे भी कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पे विंग ने उसे खुद से दूर करने के लिए निछोड़ नहीं लगाया था। वो जल्दी-जल्दी से नहाते हुए बाहर आता है और आते ही सब पे चिल्लाते हुए कहता विंग, विंग कहाँ है? विंग कहाँ है? मैंने पूछा विंग कहाँ है? सब लोग तो आगे हुए थे पर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। मुझे क्रिस को कॉल करते हुए कहता क्रिस कहाँ हो तुम? क्रिस कहता सर आई एम ऑन द वे। 5 मिनट में क्रिस आता है भागते हुए, कहता क्या हुआ सर? मुझे कहता विंग कहाँ है? तो कहता सर वो आ जाएंगे ना। मुझे कहता मैंने कॉल किया है पर वो कॉल पिक नहीं कर रहा है। क्रिस कहता सर वो कहाँ जाएंगे? वो अपने घर गए होंगे, आ जाएंगे ना। आप रिलैक्स्ड हो जाइए। जी कहता पता नहीं क्यों अजीब लग रहा है। क्रिस कहता सर वो छोड़िए, आप कैसा फील कर रहे हैं? जी कहता है मैं ठीक फील कर रहा हूँ, पर मुझे अभी उसे देखना है और उसके घर आने का तो टाइम हो गया है ना। वो कहाँ जा सकता है और वो मुझे बिना बताए कहाँ जा सकता है? हम जी ना बहुत गुस्सा कर रहा होता है। क्रिस कहता सर आप शांत हो जाइए, आपने 3 दिन से कुछ भी खाया पिया नहीं है तो आप पहले खा लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं इस पे। वांगजी का मूड बिल्कुल नहीं था, कहता ऑफिस चलो और उसे बोलो आने के लिए। किस कहता ओके सर। इतना बोल करके वो लोग वहां से निकल जाते हैं। अब चूंकि हमारा विंग था वो अनाथ आश्रम से बाहर निकल के आ गया हुआ था, एक अपार्टमेंट पे रहता था, तो जो हमारा क्रिस उसे वहां पे जाकर ढूंढता है पर उसे वहां पे नहीं मिलता है। अनाथ आश्रम में भी जाके पूछता है तो वहां पे भी नहीं था। तो फिर वो सोचता है कि वो ना उस प्रोफेसर से कांटेक्ट कर ले, क्योंकि किसको भी पता है सब कुछ। तो वो ना उस कॉलेज में जाता है जहाँ पे हांशुई पढ़ाता था। तो वो सीधे डायरेक्टर के पास जाकर के पूछता है तो पता चलता है कि प्रोफेसर भी नहीं आया है और जो जिसके बारे में पूछ रहे वो भी नहीं आया है। अब क्रिस और भी ज्यादा परेशान हो गया था, इसलिए वो आकर के बोल देता है कि सर वो कहीं नहीं मिले हैं और ना ही वो दोनों हैं। जी, क्योंकि एक तो वो रात की सारी जितनी भी प्रक्रिया हुई थी वो हर एक चीज को याद करते करते उसमें खो रहा था अलग। बट अब जैसे ही सुनता है उसका पारा एकदम चढ़ गया हुआ था और कहता है कुछ भी करो ढूंढ के लाओ, मतलब ढूंढ के लाओ, दैट्स इट। मैं नहीं जानता। शाम हो चुका था, विंग का कॉल नहीं आया था, कुछ भी नहीं आया था। अब चलते हैं हॉस्पिटल। शाम के 7:30 बजे विंग की जब आंखें खुलती है तो एक वार्ड में था। विंग इधर उधर सभी चीजों को देखता है, देखने के साथ ही वो समझ गया था कि हॉस्पिटल में है। वो पहले लेफ्ट देखता है, फिर छत को देखता है, फिर राइट देखता है, जहाँ पे एक जो लड़की थी ना वो सारी चीजों को ना मशीन से ना ऐसे ऑपरेट जो हो रहा था वो सब कुछ लिख रही थी। विंग धीरे धीरे आईज ओपन करते हुए कहता है पानी। वो लड़की उसके पास आती है, कहता सर आप ठीक है? आपको पता है मैं कितना ज्यादा डर गई थी सर, यू नो ना, आपने तो जान ही निकाल दी। ये सुनना हुआ ही था कि विंग धीरे धीरे आईज ओपन करता है और कहता है पानी। वो लड़की धीरे धीरे करके विंग को ऐसे बिठाती है, पानी पिलाती है। पानी पी लेने के बाद जब विंग को थोड़ा सा होश आता है वो उसे देखते हुए कहता है सनाया। सनाया कहती है हाँ सर मैं हूँ। आपका एक्सीडेंट कैसे हो गया था मुझे नहीं पता, पर इमरजेंसी में आपको लाया गया था और जब मैंने आपको देखा तो मैं तो शॉक्ड हो गई सर। दैट्स वाई आप 3 दिन से पढ़ाने नहीं आ रहे थे। तो विंग कहता है ऐसा नहीं है, कुछ और। तो सनाया कहती ओके ओके सर आप कुछ मत बोलिए प्लीज, वरना आपको पता है आपके सर में ना 4 टाके लगे हैं, आपका सर फट गया था। इतना सुनना हुआ था तो विंग अपने सर को टच करता है। सनाया कहती सर सब ठीक है,
और वैसे भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। विंग कहता है, मुझे अब किसने लाया? सनाया कहती है, इमरजेंसी एम्बुलेंस आपको लेकर के आई, जिसने आपको टक्कर मारी थी उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और वो बिल पे करके चला गया है। तभी वहां पे एक बहुत बड़ा बुके लेकर के एक शख्स आता है जिसने विंग को टक्कर मार दिया था। एक्चुअली में गलती से हुआ था, ना ही विंग की गलती थी ना ही उस ड्राइवर की, क्योंकि विंग अचानक से लड़खड़ाते हुए आ गया था और उसने उड़ा दिया था। ठीक है, तो उसके पास आके कहता है, हे जेंटलमैन, क्या तुम ठीक हो? उसे देखने के बाद विंग कहता है, हाँ, मैं ठीक हूँ। एक्चुअली में गलती मेरी थी। तो कहता, हम तुम्हारे ऊपर से इतने ज़्यादा स्मेल आ रहे थे अल्फा के, क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है? तो कहता है, नहीं नहीं, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। तो कहता है, एक्चुअली में मैं एक हीलर हूँ, पर तुम जिस तरह से इंजर्ड हुए हो तो तुम्हें हॉस्पिटल एडमिट करना जरूरी था। आप देखो, जानबूझकर हुआ है या अनजाने में हुआ है, गलती तो हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे शिष्य बन जाओ। मुझे पता चला है कि तुम बच्चे को पढ़ाते हो और तुम खुद एक हीलर बनना चाहते हो। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? इतना सुनना हुआ ही था। सनाया कहती है, सर आपको पता है ये कौन है? ये माटोंग है, वो हीलर जिसके बारे में सब बात करते हैं कि वो अपने शिष्य खुद चुनते हैं और बहुत कम लोगों को बनाते हैं। ये कहता है, सर आप? माटोंग कहता है, हाँ मैं। और एक्चुअली में अब जो भी बोलो, पर मैं अपनी गलती को सुधारना चाहता हूँ। इसलिए 18 शिष्यों में से मेरे 2 शिष्य कम थे, 17वां शिष्य मैं तुम्हें बनाता हूँ। हर एक और जो जिसके नसीब में लिखा होगा वो बन जाएगा। ठीक है, तो ठीक हो जाओ, फिर मैं तुम्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए मेरे पास आना होगा। विंग हाँ में सर हिला देता है। मॉर्टम वहां पे वो कार्ड रख करके, उस बुके को रख करके विंग को आशीर्वाद देते वहां से चला जाता है। विंग बहुत खुश था। चलो ठीक है, कुछ बुरा हुआ तो कुछ अच्छा तो हुआ, ये सोचते हुए कहता, सनाया मुझे यकीन नहीं हो रहा। सनाया कहती, सर वो तो छोड़ दीजिए, आपने मुझे इतना डरा दिया था कि मैं डर ही गई थी। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसे कॉल करूं। मैंने आपके फोन को चार्ज कर दिया है, पहला नंबर था उसमें मैंने 2-3 बार कॉल किया, पर शायद से रिस्पॉन्स नहीं आया है। तो विंग फटक से फोन लेते हुए कहता, क्या कहा तुमने? फिर वो तो देखता है कि वो क्रिस का नंबर था। वो आराम रिलैक्स कर लेता, कहता है, थैंक गॉड। कहता, क्या हुआ, कुछ हुआ है क्या सर? कहता, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ है, और हाँ एक बात और, अगर कोई मुझसे मिलने आए तो कह देना कि मैं नहीं हूँ, ठीक है ना? तो कहता, क्यों सर, कोई बात है? कहता है, सुनाया, जितना कह रहा हो उतना सुनो। कहता, ठीक है। और इतना बोल करके वो वापस से सब कुछ लिखते हुए कहती, सर मैं जा रही हूँ। रिम कहता, जाओ। रिम वहां पे लेटा हुआ था और उस रात की सारी चीजों को वो धीरे धीरे करके याद कर रहा था। तो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आप लोगों को ये चैप्टर, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।